बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान किस किस ने तोड़ा? दिसंबर, आज 1 दिसंबर है। दिसंबर फिर शुरू हो गया, फिर वो यादें आ गईं और फिर ये सवाल सामने आ गया कि पाकिस्तान किस किस ने तोड़ा। हम याद करेंगे 1971 के दिसंबर को, उसके पस मंजर को भी देखेंगे। आज भी हमारी कौम की अक्सरियत समझती है कि बांग्लादेश इसलिए बना कि बंगाली हमारे साथ नहीं रहना चाहते थे, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की फाशिस्ट एस्टेब्लिशमेंट उन्हें साथ नहीं रखना चाहती थी और यह सब कुछ एक बैनुल अक़वामी एजेंडे का हिस्सा था जो पाकिस्तान से मशरक़ी पाकिस्तान को अलग करना चाहता था और वहां पर वो ब्लॉक मजबूत नहीं होने देना चाहता था मशरिक़ बईद में, कि वहां पर एक इस्लामी ब्लॉक बन जाए जहां इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई दारुस्सलाम, बर्मा के अराकान के आसाम के अलावा कोई बड़ा इस्लामी मुल्क हो। मशरिक़ी पाकिस्तान इत्तेहाद आलम इस्लामी की अलामत था और अब बांग्लादेश के कंधों पर यह जिम्मेदारी आन पड़ी है। 3 मार्च 1971 को ढाका में पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली का इजलास होना था, जिसे यहिया खान ने मनसूख कर दिया। खबर अखबारों में यह छपी कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो के मुतालबे पर कौमी असम्बली का इजलास मनसूख किया गया, जिस पर मशरक़ी पाकिस्तान में शदीद रद्द अमल हुआ। इसलिए सदर जनरल यहिया खान और चेयरमैन भुट्टो ढाका पहुंचे उसी महीने और शेख मुजीबुर रहमान से मुज़ाकरात शुरू किए। भुट्टो साहब वजीर खारजा थे और यहिया खान के साथ थे और उन मुज़ाकरात में नाकामी हुई। शेख मुजीब का इसरार था कि इजलास बुलाया जाए और भुट्टो साहब मुसिर थे कि इजलास न बुलाया जाए। इनके पीछे कौन था वो भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल जब इजलास नाकाम हुआ तो 25 मार्च 1971 को आर्मी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसकी कोई तैयारी नहीं थी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। असल जरूरत थी कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। आर्मी ऑपरेशन शुरू हुआ और कौमी असम्बली का इजलास नहीं हुआ, मनसूख हुआ और फौजी कार्रवाई से पहले ढाका से कराची पहुंचने वाली आखिरी फ्लाइट से चेयरमैन भुट्टो कराची वापस पहुंचे और कराची एयरपोर्ट पर जनाब भुट्टो ने बयान दिया, खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। ये दिल में तीर जाके लगा है और अब तक ये बयान लोगों के सीनों से नहीं महव होता। ये कौन था? भुट्टो साहब क्या बेबसीरत थे? क्या वो आइंदा आने वाले इन बयानात और इन मुतालबात के नताइज नहीं देख रहे थे कि कौमी असम्बली का इजलास न बुलाया गया है तो क्या रद्द अमल होगा? एक अक्सरियती पार्टी को मुस्तरद करने का क्या रद्द अमल होगा? हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, यह हमीदुर रहमान कमीशन खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया मशरक़ी पाकिस्तान के सानहे की वजूहात जानने के लिए। इसका मतलब यह है कि भुट्टो साहब जानते थे कि असल जिम्मेदार कोई और है। इसलिए हमीदुर रहमान कमीशन बना, जस्टिस हमीदुर रहमान इसके सरबराह हुए और इस कमीशन की रिपोर्ट इतनी खतरनाक थी कि उसको छुपाया गया, उसको बरसों तक मंजर आम पर नहीं लाया गया और अब भी वो मुकम्मल तौर पर मंजर आम पर नहीं आई। वो कौमी असम्बली या कैबिनेट डिवीजन के लाइब्रेरी में रखी हुई है और उस तक रसाई किसी की नहीं है। कहते हैं पहुंच सकते हैं
लेकिन इतनी आसान नहीं है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के जो हिस्से सामने आए उसके मुताबिक कहा है रिपोर्ट में इस मामले पर कि मेजर जनरल गुलाम उमर ने रावलपिंडी से आकर यहिया खान को मना किया कि शेख मुजीब की बात न मानना। उस वक्त जब भुट्टो साहब और यहिया खान शेख मुजीब से मुज़ाकरात कर रहे थे और लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इस बात पर राजी हो जाए कि चलो कौमी असम्बली का इजलास बुला लेते हैं। यहिया खान को अपने सदारत की फिक्र थी, भुट्टो साहब को क्या फिक्र थी ये नहीं मालूम, लेकिन यहिया खान का सवाल शेख मुजीब से यही था कि तुम मुझे सदर बनाओगे या नहीं। शेख मुजीब ने कहा यह फैसला पार्लियामेंट करेगी, कौमी असम्बली करेगी, वो करे, उसको इजलास बुलाने दें। बहरहाल उसके बाद एक और पहलू आता है फिर ये तो कि शेख मुजीब की बात न मानने के लिए मेजर जनरल गुलाम उमर रावलपिंडी से दौड़ा दौड़ा पहुंचा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये मेजर जनरल गुलाम उमर बाप है असद उमर का और जुबैर उमर का। एक पीटीआई में है, एक मुस्लिम लीग नून में है। ये इतने ढीठ लोग हैं कि अपने बाप की इस गलती के बावजूद इन्हें कोई शर्मसारी नहीं है और ये ढीठ लोग सियासत में मौजूद हैं। अफसोस का मुकाम है। इकबाल अहमद खान एक पुराने सियासतदान जो मुस्लिम लीग के पुराने मुस्लिम लीगी थे, कायद-ए-आज़म के साथ भी शायद उन्होंने जद्दोजहद में हिस्सा लिया और जुनेदी हुकूमत के वजीर कानून थे। उन्होंने मशहूर सहाफ़ी मुनीर अहमद मुनीर को इंटरव्यू दिया और जो एक किताब की सूरत में अब शाया हो गया है, उस पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग फरवरी 1971 में हो रही थी, पिंडी में या लाहौर में, हाँ लाहौर में, और दौलताना साहब के घर पे, मियां मुमताज दौलताना के। फैसला हो रहा था, ये होना था कि 3 मार्च के इजलास में जाना चाहिए मशरक़ी पाकिस्तान ढाका या नहीं। उन्होंने इजलास में जो लोग शरीक थे, बहुत सारे लोग थे, मुमताज दौलताना और बहुत से उस जमाने के नोन लोग, लेकिन इकबाल अहमद खान के साथ जो नोन आदमी थे वो एयर मार्शल नूर खान भी थे। एयर मार्शल नूर खान पाकिस्तान की फौजी, अस्करी और सियासी जिंदगी के बहुत अहम शख्सियत हैं और बहुत हीरो हैं। वो 1965 की जंग के हीरो हैं, वो असल हीरो हैं। उनको अयूब खान ने 65 की जंग में असगर खान को हटाकर एयर मार्शल बनाया था, पाक फजाइया का सरबराह बनाया था। वो इसलिए बनाया था कि एक राज खुल गया था कि असगर खान के भारत के साथ ताल्लुकात का राज खुल गया था और उन्होंने भारत के साथ तय कर लिया था कि भारत हमला करेगा तो पाक फजाइया उस पर वो रेजिस्ट नहीं करेगी। लेकिन उनके खिलाफ अयूब खान ने सिर्फ इसलिए कार्रवाई नहीं की कि पाक फौज की बदनामी होती है। ये चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, कई किताबों में आ चुकी हैं। इसके लिए मजीद किसी वक्त हम आपको हवालों के साथ आप बात करेंगे। ये जनाब इजलास हो रहा था मियां मुमताज दौलताना के घर पे। मुनीर अहमद मुनीर को इंटरव्यू देते हुए इकबाल अहमद खान कहते हैं, तो दौलताना साहब के मुलाजिम ने आकर कहा कि आपका फोन आया है, और दौलताना साहब फोन सुनने गए, फिर वापस आके बैठे, फिर फोन आया, बार बार फोन आता रहा। बिलाखिर उन्होंने आकर इजलास को बताया कि यह टेलीफोन मेजर जनरल गुलाम उमर का है और वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप इजलास के बाइकाट के फेवर में फौरन करारदाद पास करें। इकबाल अहमद खान बताते हैं कि एयर मार्शल नूर खान भड़क गए, उनका फौजी मिजाज जो है वो उद कर आया। उन्होंने कहा जनरल उमर मामा लग जाए, वो कौन होता है हमें इंस्ट्रक्शन देने वाला? ये हमारी पार्टी की मर्जी है, जो चाहे वो फैसला करे। जनरल उमर कौन होता है?
मियाँ साहब यानी दौलताना को मुखातिब करेगा, टेलीफोन लाके यहां रखे, अब अगर टेलीफोन आया तो जनरल गुलाम उमर से मैं बात करूंगा। एयर मार्शल नूर खान यहिया खान के डिप्टी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके थे, गवर्नर मगरबी पाकिस्तान रह चुके थे, और वो बरहम थे कि ये एक जूनियर आदमी किस तरह से सियासी जमात के मामलात में मदाखलत कर रहा है। लेकिन जनरल गुलाम उमर, जो इकबाल अहमद खान कहते हैं कि जनरल गुलाम उमर जो है वो मिला हुआ था चौधरी ज़हूर इलाही से। ये चौधरी शुजात के वालिद और परवेज इलाही के चचा। ज़हूर इलाही और जनरल गुलाम उमर दोनों गुजरात के रहने वाले थे। वो लोग जो ये समझते हैं कि असद उमर और जुबैर उमर उर्दू स्पीकिंग है, वो सुन लें, ये दोनों गुजरात पंजाब के रहने वाले थे। वो दोनों मिल गए। सरदार शौकत हयात खान नूर खान की हिमायत में ज़हूर इलाही से लड़ पड़े और सरदार शौकत हयात ने ज़हूर इलाही से यहां तक कह दिया, ओ डिसमिस हवालदार, तुझे सियासत का क्या पता। वाज़े रहे कि चौधरी ज़हूर इलाही पुलिस के मुलाजिम थे। नूर खान इस झगड़े से तंग आकर वॉकआउट कर गए। उन्होंने कहा, तुसी सारे हरामजादे हो, मैं तुम्हारी पार्टी विच नहीं रहना। जनरल गुलाम उमर की साजिश कामयाब हुई और रात 12 बजे अखबारात को असेंबली में उनकी पार्टी मुस्लिम लीग के इजलास में शिरकत न करने की करारदाद मंजूर हो गई। नूर खान ने ज़हूर इलाही की बिल्डिंग में अपना दफ्तर बनाया था। उस जमाने में उन्होंने अपनी जेब से उस दफ्तर की आराइश पर 2 लाख रुपए खर्च किए थे। लेकिन ज़हूर इलाही से इख्तिलाफ के बाद उन्होंने दफ्तर छोड़ दिया, वो सामान छोड़ दिया और दूसरी जगह अपना दफ्तर बना लिया। इस दौरान जनरल गुलाम उमर की पीर पगाड़ा से दोस्ती हो गई। ये इकबाल अहमद खान की गुफ्तगू जारी है। और रिटायरमेंट के बाद जब इकबाल अहमद खान और जस्टिस रिटायर्ड आफ्ताब फर्रुख कराची गए और पीर पगाड़ा से मिलने गए, वहां जनरल उमर उनको नजर आए और वो इन दोनों के सामने से गुजर गया। जब गुजरा तो जस्टिस आफ्ताब ने पूछा कि ये कौन है। उन्होंने कहा, ये जनरल गुलाम उमर। पीर पगाड़ा घर के अंदर थे और जस्टिस आफ्ताब फर्रुख ने इकबाल अहमद खान से कहा कि इससे मेरा तारुफ न कराना, मुझे इसे गालियां देनी है। तो मैं 4-5 गालियां दूंगा। इकबाल अहमद खान और जस्टिस आफ्ताब फर्रुख पीर पगाड़ा से मिलने उनके कमरे में चले गए और वहां जनरल गुलाम उमर बैठा हुआ था उनके साथ। पीर साहब का तकिया कलाम था, बाबा कोई खबर सुनाओ, कोई मीठी सी खबर। जस्टिस मियां आफ्ताब फर्रुख चूंकि नियत करके गए थे कि उसे गालियां देनी है उसके सामने, यानी वो बैठा हो और उसके सामने पीर साहब के सामने गालियां देनी है। वो कहते हैं कि पीर साहब ने पूछा, कोई मीठी सी खबर सुनाओ। तो जस्टिस साहब फरमाते हैं, पीर साहब क्या बताऊं, वो बहन की गाली देकर जनरल उमर पाकिस्तान तोड़ने वालों में शामिल था और नूर खान साहब गवाह हैं, जब वो टेलीफोन करता था मुस्लिम लीग को कि बाइकाट करो बाइकाट करो, अब सुना है बड़ा सियासतदान बना फिरता है। पीर साहब घबरा जाते हैं। वो कहते हैं, मियाँ साहब नहीं, जज साहब मैं आपका तारुफ कराता हूं, ये जनरल उमर है, ये मियाँ आफ्ताब फर्रुख हैं। मियाँ आफ्ताब फर्रुख कहते हैं, सॉरी जनरल साहब, बट दीज आर माई सेंटिमेंट्स। जनरल उमर के मुंह से बस इतना निकला, आप लोगों को सही सूरत हाल का इल्म नहीं। कितनी शर्मनाक बात है कि वो सियासतदान जो जानते थे कि जनरल गुलाम उमर की नीयत क्या है, उनके सामने वो उनको फिर धोखा दे रहा था कि आपको सही सूरत हाल का इल्म नहीं है। और उस जमाने में खबरें क्या छप रही थी अखबारात में, पाकिस्तान क्रोनोलॉजी जो वजारत इत्तलात ने शाये की है, उसमें 1 दिसंबर के हवाले से एक खबर है। 1 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान और तुर्की का मुश्तरका बयान आया कि आलमी बिरादरी भारत की
जाहिरियत के लिए पाकिस्तान की सरहदों में जो उसने मदाखलत की है उसका नोटिस ले। और दूसरी जानिब सदर निक्सन को, अमरीकी सदर निक्सन को भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने यह जवाब दिया कि पाकिस्तान के साथ तनाज़े में भारत अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेगा। अमरीका ने ऐलान किया कि वो भारत को असलहे की फराहमी के तमाम लाइसेंस मनसूख करता है क्योंकि उसने पाकिस्तान में जाहिरियत की है। पता नहीं इस पर कितना अमल हुआ, असलहा तो जा चुका था, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। और पाकिस्तान में ऐसी उम्मीद की खबरें आ रही थी, हम अमेरिका से उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो पाकिस्तान को बचा लेगा, और साथ में बहरी बेड़े की आस में सारा पाकिस्तान बैठा हुआ था। मजीद इंकिशाफात के साथ कल का वीलॉग भी मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान किस किस ने तोड़ा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।